स्वागत करती हूँ, लेकिन राजलक्ष्मी जी आप ही के साथ शुरुआत। राजलक्ष्मी जी, क्योंकि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस वक्त भी हम लगातार बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनेगी और ये अभी से ही एहसास होने लगा है। क्या बीजेपी को या आला कमान को पहले से ही आभास था कि चुनावी नतीजे आने के बाद जो तस्वीर निकलेगी वो ना टीएमसी को हजम होगी, ना टीएमसी के लोगों को, ना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, लेकिन इसका खामियाजा वहां की जनता क्यों भुगते? बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की खबर एक तरफ, इसको हादसा बताने की कोशिश हो रही है। जी नमस्ते। मनीषा जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में ये जैसे प्रथा है, ये प्री पोल, पोस्ट पोल और चुनाव के दरमियान जो हिंसा होती है, ये तो जैसे प्रथा बन गई है। मैं उसको सामान्य बात या साधारण बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है और इसको नजर में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने जो है वहां पर सीआरपीएफ और सीएपीएफ की जो तैनाती की हुई है। और अमित शाह जी ने ये कह दिया था पहले ही कि नतीजे के 1 महीने बाद तक भी ये रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पर ये हिंसा जो होना है, ये तो जैसे उनको था अनुमान कि ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने ये जो है तैयारी करके रखी हुई थी। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो है अभी वैसे देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि पहले के जो चुनाव होते थे वहां पर 60 लोगों की मृत्यु, 75 लोगों की मृत्यु, मतलब ये सब तो हो रहा था। लोगों के घर जला देना, चुनाव से पहले लोगों को घर में बंद करके रख देना, उनके घरों पे ताले लगा के रख देना, वहां पर भी लोगों को डराना, धमकाना, गोली मार देना, ये सब तो जैसे आम बात हो गई थी। और उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें पुलिस कर्मी भी शामिल रहते थे, क्योंकि वो उन पर भी प्रेशर लगाया रहता था उनके राज्य सरकार का। तो ये सब जो है अब मुझे आशा है कि ये अभी बंद हो जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, एक दो घटनाएं हुई, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता को एक को मार दिया गया, और अभी कल एक और दुखद घटना हुई जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता को मार दिया गया, और बहुत बुरी तरीके से उसको, जैसे जो लिंचिंग, उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया। तो ये सब जो है ये पहले भी होता था, लोगों को इलेक्ट्रिक पोल से टांग दिया जाता था, पेड़ों से टांग दिया जाता था। जिन्होंने भी समझे अगर भाजपा के जो समर्थक होंगे, उनके शर्ट पे लिखा जाता था कि ये भाजपा समर्थक है, आप ध्यान रखिए, आप ऐसा मत बनिए। तो ऐसा ऐसा ये सब जो बहुत ही डरावने सीन हुआ करते थे पहले के चुनाव में, इस बार कम है वैसे मनीषा जी। तो ये मुझे आशा है कि अब जो है पुलिस वो थोड़ा सा इसमें एक्शन लेगी, थोड़े बहुत ही डटकर इसमें एक्शन टीएमसी के लेगी। कार्यकर्ता बता रहे हैं कि मधु मंडल की हत्या हादसा थी और पुलिस ने भी फौरन इस पर कार्रवाई करते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी अभी भी फरार है, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, क्या ये प्रदेश के लोगों में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? टीएमसी कहती थी कि भाई बीजेपी गुंडों की पार्टी है, यहाँ तो अभी भी यही प्रचलन देखने को मिल रहा है। आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सीएम की रेस में कई सारे ऐसे चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों के आगे चाहे सीएम कोई भी बने, चाहे शुभेंदु अधिकारी बने, रूपा गांगुली बने, या कोई भी समीक भट्टाचार्य बने, कोई भी बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐसे गुंडों से निजात दिलाना, ऐसे माहौल से बंगाल की जनता को निजात दिलाना। संजीव मनीषा, टीएमसी कभी नहीं कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के बंगाल में कहते थे कि टीएमसी के गुंडे। देश के गृह मंत्री कहते थे, देश के प्रधानमंत्री कहते थे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि तकरीबन 2,500 सीएपीएफ की कंपनियां, 40,000 स्थानीय फोर्स, एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सारे जवान पूरे बंगाल के चप्पे चप्पे पे हैं। और उसके बावजूद यदि कार्यकर्ताओं की या किसी भी पार्टी का हो, यहाँ जिक्र केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो रहा है, लेकिन सच तो ये भी है कि टीएमसी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, टीएमसी के प्रत्याशियों को पीटा जा रहा है, उनकी भी हत्या की जा रही है, 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो फिर ये किससे सवाल पूछा जाए? सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाए, सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाए, किससे पूछा जाए, जब सब कुछ आज के वक्त में सारी ताकतें नहीं। चुनाव आयोग तो बोल रहा है कि हिंसा के प्रति तो 0 टॉलरेंस है, उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग बैठे क्यों हैं? जो सामने दिख रहा है उसी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग।
तो इतनी हिम्मत कहां से आ गई? आज क्या जो कल तक जो लोग कहते थे कि गुंडागर्दी करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, वो खुलेआम क्यों नहीं कहते कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं? किसी के मुंह से ये शब्द भी सुनने को कान तरस रहा है। जब जीत जाने के बाद में आप हारे हुए प्रत्याशी को सरेआम सड़कों पर दौड़ा के पीट रहे हैं, तो क्यों नहीं कहा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं और गुंडागर्दी हो रही है? सरकार किसकी है? अभी तो केंद्र की ताकतें हैं वहां पे। आने वाले दिनों में क्या होगा ये सोच लीजिए आप। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल का इतिहास, चुनावी इतिहास खास करके बहुत ही रक्त रंजित रहा है। इस बार इतने फोर्स उतारने के बावजूद इस तरह की घटनाएं, पहली बात तो ये कि बधाई हम देते हैं कि चुनाव आयोग को कि कम से कम इलेक्शन के वक्त में जिस तरह से पहले घटनाएं होती थी उतनी घटनाएं नहीं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मान रहे हैं ना कि मतलब टीएमसी के राज में जब जब चुनाव हुआ तब तब घटनाएं हुई, मान रहे हैं ना कि तब तक हिंसा हुई, अब फिर भी कम है। हाँ, टीएमसी मनीषा, टीएमसी के राज से पहले चले जाए, 2011 से आप बात करें, हाँ, उस समय भी जम के रक्तपात हुई थी। तो ये तो इतिहास ही रहा है बंगाल का, हम तो मान ही रहे हैं। पिछले इलेक्शन में हमने देखा 2021 के इलेक्शन में किस तरह से रक्तपात हुई। तो क्या ये पुनरावृत्ति आज भी होगी क्या? तो फिर बदला क्या बंगाल की जनता के लिए? सवाल तो ये है। बदलाव में थोड़ा तो समय लगता है सर, बदलाव में थोड़ा तो समय लगता है। अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बना, अभी तो 4 मई को तो नतीजे आए हैं सर। बदलाव में उतनी जल्दी आप तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं सर। चूंकि आप पॉजिटिव है इसलिए ये बात कह रही हैं, लेकिन सत्ता पे बैठे हुए लोग निश्चित तौर पे केंद्रीय ताकतें वहां पे बैठी हुई है। सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग जो है वो सिद्धत, मतलब गृह मंत्री के हाथ में ताकत है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उस समय इस तरह से आप खुलेआम दिख रहा है ना, टीएमसी के कार्यालय में यदि आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतर होता कि उस दृश्य को भी आप दिखाती एक बार कि किस तरह से कौन गुंडे हैं ये उसके कार्यालय में आग लगाते हुए। नहीं, हमने तो वो तस्वीरें दिखाई सर, नतीजे वाले दिन ही वो तस्वीरें आ गई थी, टीएमसी कार्यालय पर आगजनी हुई थी, हमने तो वो तस्वीरें दिखाई हैं सर। न्यूज़ इंडिया पारदर्शी तरीके से हम हर एक तस्वीर और हर एक खबर दिखाते हैं सर। सवाल भी करना जानते हैं। राजलक्ष्मी जी, इतनी सारी तैनाती के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो संजीव जी जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क रेज होना चाहिए, वो सवाल खड़े होने चाहिए कि भाई आपको तो पता था। और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, अमित शाह की है, जो इतना दम भर रहे हैं चुनावी रैलियों में, घुसपैठियों को हटा देंगे, रोहिंग्याओं को भगा देंगे, बांग्लादेशियों को हटा देंगे, लेकिन जो भीतर हो रहा है उसका क्या? जी मनीषा जी, मैं एक बात कहूंगी कि अभी ये जो जहां पर ये इनके ऑफिसेस पे जहां पर हमला हो रहा है या जो भी हो रहा है, इस पर भाजपा का ये कहना है कि ये खुद टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो खुद के ऑफिस में आग लगाकर वो जो भी जितने भी पुरावे हैं उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और अगर टीएमसी ये कहती है कि ऐसा नहीं है, तो फिर उनको, मुझे लगता है कि बहुत संगीन तरीके से ये जो भी एविडेंस होगा कि ये ऐसा कोई और कर रहा है उसको जाकर के दे देना चाहिए, ये कोर्ट में दे देना चाहिए, क्योंकि उनको तो किसी पर भी भरोसा है नहीं। और ऐसा पहले ये पकड़े गए हैं कि जहां पर इन्होंने कहा है कि इनके खुद के एमएलए पे हमला हुआ या इनके कार्यकर्ता पे हमला हुआ और वो झूठ साबित हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि इसको बहुत संगीन तरीके से इसमें छानबीन होनी चाहिए। और मैं आपको नहीं बताऊं, और ये कोई नए कार्यकर्ता तो है नहीं, ये नए कार्यकर्ता तो है नहीं, टीएमसी के पुराने ही कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी के भी पुराने ही कार्यकर्ता हैं, कोई नई उत्पत्ति तो हुई नहीं है। हाँ, मैं एक बात बताऊं कि क्या बदला हुआ है। अभी देखिए, ऐसा है कि पहले जब चुनाव होता था, चुनाव होने के बाद में मैं आपको बताऊं कि महिलाओं के साथ में खास करके क्या होता था कि महिलाओं के साथ में आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केसेस दर्ज है कि जहां पर महिलाओं के साथ में जो भी जहां अगर भाजपा के समर्थक होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के समर्थक अगर होंगे, तो वहां पर महिलाओं को उठा के ले जाया करते थे और होटलों में उनको बुकिंग करा के वहां पर गैंग रेप किया जाता था उनके साथ में। और उनके जो उनके पति के साथ, उनके बच्चों के साथ वो हत्याएं होती थी और लोगों को टांग दिया जाता था और कहते थे कि ये उदाहरण है उन लोगों का कि जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। और कांग्रेस समर्थकों के साथ भी यही किया जा रहा था। और इतने वर्षों से 34 वर्ष जो लेफ्ट पार्टियों ने किया, और उसके बाद 15 वर्षों तक जिनको मात देकर ममता बनर्जी आई, वो वही बनकर उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी वही प्रचलन किया।
उन्होंने उसको बंद नहीं किया, उन्होंने वही किया। कांग्रेस के साथ में उन्होंने कैसा बर्ताव किया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को उनको उन्होंने कैसे खत्म किया, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने उनको पॉलिटिकली खत्म नहीं किया, उन्होंने उनको खत्म कर दिया, मार डाल के खत्म कर दिया है। ये गैंग रेप करना नहीं, लेकिन महिलाओं के राजलक्ष्मी साथ जी में, अभी कल उनके जब प्रेस लोगों को कॉन्फ्रेंस धमकी कर रही थी देना, ये ममता किया बनर्जी जाता ने तो था। ये भी कह दिया है कि मैं छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ रहूंगी, मतलब कम तो मैं नहीं हुई हूँ, विपक्ष में हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आऊंगी। मतलब उन्होंने कल भी ये कहा कि मैं छोटे दलों के साथ रहूंगी, हालांकि इस्तीफा देने से वो अभी भी इनकार ही कर रही हैं। जी, कुछ कहना और वो क्या, मतलब कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अभी 15 दिन पहले राहुल गांधी जी ने बड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, ये कहते हुए कि, ये बताते हुए कि ममता बनर्जी ने किस निर्ममता के साथ सब लोगों के साथ बर्ताव किया है और कैसे उनका जो प्रशासन था वो फेलियर था और कैसे उन्होंने जगह दी है भाजपा को पश्चिम बंगाल में। आज वही वो दोनों फिर से आज हाथ मिलाए हुए, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि भाजपा को किस तरीके से मिटाना है। उनका सुशासन, ऐसा कोई भी उनका कोई उद्देश्य नहीं नजर आ रहा। और ये जो हिंसा की मैं जो बात कर रही हूँ, ये बहुत ही बड़ी जो है चिंता का विषय था इतने वर्षों तक, और आज पहली बार निडर होके, निश्चिंत होके, सुरक्षित महसूस करके लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया है। और ये जो पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को घर में बंद कर दिया जाता था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस के समर्थकों को भी, ये केवल भाजपा की बात नहीं है, ये सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ये क्यों आज ये बहुत ही मुख्य एक बहुत ही बड़ा एक चेंज हुआ है यहाँ पर। चेंज तो हुआ है राजलक्ष्मी जी, लेकिन ये भी सवाल है कि अभी तक 12 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हिंसाएं हो चुकी हैं, तो फिर क्या फायदा है इन कंपनियों का, क्या फायदा है ऐसी जांच एजेंसियों का जो पता नहीं लगा पाती हैं, और अगर हिंसा हुई है तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं फिर जो हिंसा भड़का रहे हैं? वो सब तो एक्शन हो ही रहे मनीषा जी। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 60-70 मृत्यु होना लोगों की, और आज 1-2 लोगों की मृत्यु होना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक मृत्यु कम है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ही, आप सोचिए कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गया है ये। और आप सोचिए कि सभी पर एक्शन लिया जा रहा है, न कि पहले जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ करता था, आज वो बात नहीं है। संजीव कौशिक जी, 12 जगहों पर, अलग अलग 12 जगहों पर हिंसा होना, कोलकाता में हिंसा होना, ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को लेकर? ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो हिंसाएं हो रही हैं, और इसमें आम लोग नहीं है, उनको तो नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। ये जो हिंसा कर रहे हैं ये टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मनीषा, आप जितना देखना चाहते हैं उतना ही देख पाते हैं, और जितना नहीं देखना चाहते हैं वो हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। यदि हम इस बात को लेकर के ये चर्चा करें कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, आप कह रही हैं 12 जगह हिंसा, 4 लोगों की मौत, पिछले आंकड़े बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा, बहुत ज़्यादा मौत, तो क्या हम संतुष्ट होकर बैठ जाए? तो फिर ये चर्चा करने की कोई मतलब ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब केंद्रीय फोर्स बल इतना तैनात हो, पूरे चप्पे चप्पे पे हो, लोगों के दरवाजे दरवाजे पे खड़ा हो, तब ये स्थिति है। और भारी कौन पड़ रहा है? सत्ता में लोग जो बैठे हुए हैं वो भारी पड़ेंगे, केंद्रीय बल भारी पड़ेगा, या जो लोग जाकर के टीएमसी के गुंडे कह रहे हैं वो भारी पड़ जाएगा। अभी भी यदि कोई ये समझाने का प्रयास करे कि टीएमसी के लोग ही भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या केंद्र के उन एजेंसियों के ऊपर, तब तो बड़ी बेईमानी है। तब तो आप सरेंडर कर गए दोनों हाथ से, फिर छोड़ दीजिए जनता को भगवान के भरोसे। इतनी व्यवस्थाएं जब आपने की है, और उस परिस्थिति में जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, और एक तरफा दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हुए प्रत्याशी या हारे हुए लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बदले की तरह, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि लोगों ने हमें ये वोट किया है बदलाव के लिए, बदले के लिए नहीं किया है। लेकिन वो सांकेतिक भाषा में जो बात करते हैं, उनकी बात उनके अभी लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के आरोप भी बीजेपी पर लगाए महुआ मोइत्रा ने। वो ये कह रही है कि भाई परिवर्तन हो गया ना, अब परिवर्तन का मजा लीजिए। यही बात तो मैं कह रहा हूं ना। हाँ। देश के प्रधानमंत्री, फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव के लिए ये वोटिंग हुई है, बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन जो बदले शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, उनके कार्यकर्ता समझ गए कि इशारा क्या है, उसी तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। 15 सालों से वो लगातार कह रहे हैं कि 15 साल बड़ी जुगत लगाए बैठे थे, उनको इंतजार था कि कभी हम मजबूत होंगे, हम उनको सबक सिखाएंगे। वो सबक सिखा रहे हैं, बुरा क्या है, सिखाने दीजिए फिर। ठीक है राजलक्ष्मी जी।
जी देखिए, अमित शाह जी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा था कि टीएमसी के गुंडों ने अगर बदमाशी की तो हम उल्टा लटका कर उनको सीधा करेंगे। हम्म। ये धमकी, इसको बार बार दोहराते जा रहे हैं सभी। हाँ। लेकिन सभी ये भूल जा रहे हैं कि जैसे जहांगीर खान हो या फिर अभिजीत बैनर्जी हो, जिस स्टेज पे खड़े होके जो सीआरपीएफ के सीआरपीएफ के जवानों को या पुलिस कर्मी को जिस तरीके से धमकाया जा रहा था कि 4 तारीख को ये लोग तो चले जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, 4 तारीख के बाद आपके कौन से बाप आके यहाँ पर क्या करने वाले हैं ये हम भी देखेंगे। और जहांगीर खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम सीआरपीएफ को उड़ा देंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या किसको धमकी दी जा रही थी, क्या कहा जा रहा था। और टीएमसी मैं ये नैरेटिव बना रही थी, टीएमसी ने पूरे प्रचार प्रसार में, पूरे चर्चा के दौर में यही राजलक्ष्मी जी नैरेटिव बनाया कि अमित शाह ने ये कहा भरी सभा में कि हम टीएमसी के लोगों को उल्टा लटका देंगे। उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि हम टीएमसी में जो बदमाशी करेगा उसको उल्टा लटका देंगे, है ना। टीएमसी के गुंडे हाँ। और सीआरपीएफ के जवान और पुलिस कर्मी, इनमें फर्क ही नहीं नजर आ रहा है इनको। सीआरपीएफ के जवान जो है ये सभी पूरी जनता की जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। और टीएमसी के भी उन्होंने ये नहीं कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हम ऐसा करेंगे, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बदमाशी की तो ये मुझे बताइए कि ये जब ये कहते हैं कि अगर किसी ने बदमाशी की वो उन टीएमसी के गुंडों को हम उल्टा लटकाएंगे, तो फिर इनको इनको इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या लगा। तो ये कह रहे थे कि हमारे तो कोई ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा अगर कहते तो फिर वो उल्टा पड़ जाता उन पे। आप सोचिए कि इन्होंने क्या कहा कि हम सीआरपीएफ को उड़ा देंगे, सीआरपीएफ को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं पुष्पा हूं, मैं तो सबको खत्म कर दूंगा, ये यहाँ पर जो सीआरपीएफ है उनको उड़ा दूंगा। ये इसका क्या मतलब है जब जहांगीर खान ऐसा कहता है तो। तो आप मुझे बताइए कि ये इन दोनों चीजों में अगर विपक्ष को फर्क ही नहीं नजर आ रहा, तो फिर आप मुझे बताइए कि किस तरीके से ये क्या देख रहे हैं। इन्होंने तो पूरी आंखों पे पट्टी बांध ली है, इनके खुद के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और ये जानबूझकर जो है उसको अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है केंद्र में उनको अलायंस बनाए रखना है, इंडिया अलायंस, क्योंकि वो तो बिखर रही है। तो उनको तो कुछ ना कुछ करके साथ में रहना है ना। तो संजीव जी, ममता बनर्जी कल आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि मेरे पेट में लात मारी गई, मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे पीटा गया, है ना, मुझे पीटा गया, वो तो प्रताड़ित बन गई, है ना। लेकिन अब ये जो झड़प हो रही है, उनके कार्यकर्ता मर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मर रहे हैं, तब एक बार नहीं उनके मुंह से कुछ निकल रहा, कानून व्यवस्था को लेकर तो कुछ ना कुछ बोले वो। जी देखिए, अभी उन्होंने ये भी कहा था कि सीआरपीएफ के जवानों ने एक व्यक्ति को मार डाला है पोलिंग बूथ में, और जिसको वो झूठ साबित किया है सीआरपीएफ इलेक्शन कमिशन ने, उसका वीडियो है। लेकिन किस तरीके से ये झूठ को फैलाया जा रहा है, वही तो कि आप एक नैरेटिव कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी। मनीषा, कल तक जो टीएमसी के गुंडे थे, अत्याई थे, उत्पात मचा रहे थे, आज किसके गुंडे हैं ये? आज भी टीएमसी के ही गुंडे हैं। मैडम, मैंने कहा कि आप जितना देखना चाहती हैं उतना ही देखती हैं, तो फिर ये इतने फोर्सफुल क्या कर रहे हैं? अपने हाथों पे हाथ, ये फोर्स क्यों है? क्यों कहा गया कि 2 महीने तक ये फोर्स यहीं पे रहेंगे, 60 दिनों तक लगातार यही रहेंगे? क्या करेंगे वो? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? वो कमजोर पड़ रहे हैं क्या? वो फोर्स बल कमजोर पड़ रहे हैं? केंद्रीय एजेंसियां कमजोर पड़ रही है क्या? इलेक्शन कमीशन कमजोर पड़ रहा है? गृह मंत्रालय कमजोर पड़ रहा है क्या? आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं जानबूझकर। मैंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को आप कमजोर समझती हैं, गृह मंत्रालय को समझती है, पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को कमजोर समझती है, आज इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर जो घर में जाकर धमकी देता है उसको कमजोर समझती है आप? किसको कमजोर समझती है आप? आज के वक्त में कौन कमजोर है बंगाल में? उनमें से प्रत्येक वो कमजोर है नहीं, लेकिन संजीव जी ये भी तो हकीकत है कि चुनाव आयोग की इतनी मजबूती तो बाकी किसी चुनाव में देखने को ही नहीं मिली। कभी इतना मजबूत चुनाव आयोग नजर ही नहीं आया जो जीरो टॉलरेंस पर बोल सके, जो कानून व्यवस्था पर बोल सके। अब चुनाव आयोग ये भी बोल रहा है कि जीरो टॉलरेंस है अगर कहीं हिंसा होती है तो। हाँ मनीषा, पूरे इलेक्शन में दिखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियां बंगाल में किस तरह से विपक्षी पार्टी या वहां की पार्टी को या वहां की सरकार को घेरने का प्रयास किए है।
ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले, इलेक्शन कमीशन की बात कर ले, तमाम फोर्स की बात कर ले, देश के गृह मंत्रालय की बात कर ले, प्रधानमंत्री की बात कर ले, रक्षा मंत्री की बात कर ले, जितने लोगों की तैनाती और जिस तरह से ये इलेक्शन केंद्र बनाम राज्य हुआ था, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली उसमें हर एक तरीके से। SIR की वजह से चाहे जिस तरह से भी हो उसको सफलता मिली, लेकिन इतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बावजूद यदि बंगाल की व्यवस्था खराब हो रही है तो इसके लिए भी यदि आप हारे हुए प्रत्याशी को यदि जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, ये बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये बदलाव की भावना है या बदले की भावना है, ये काफी समय लगेगा इस तस्वीर को साफ होने में। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। राजलक्ष्मी जी, मेरे पास समय का अभाव है वरना मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेती। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।